नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, यूजीसी नेट और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगी, जहां पर इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के संपूर्ण कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे आपको आपके बैच में आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सभी कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जाते हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। इनकेस अगर जो लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिरकार किस तरीके से सभी प्रश्नों को ठीक तरीके से सॉल्व किया जाए। बहुत सारा कंफ्यूजन हमेशा व्याप्त होता है। साथ ही साथ यहाँ पे कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। इसके अतिरिक्त आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न तो आ रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि प्रश्न गलत हो गए। तो क्यों गलत हो जाते हैं? इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कम होती है। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो जब आप टेस्ट देंगे तो इस बात को समझ पाएंगे कि आखिरकार क्यों गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है। उन गलतियों को सुधारेंगे और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो ये सारी बातें आपके माइंड में रहेंगी, तो वहाँ पे कोई गलती होने के चांसेस होंगे नहीं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों करंट की भी क्लासेस होती है, मतलब सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से इसे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार कोर्स को परचेज करते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आती है और उसके लिए जब भी नया बैच प्रारंभ किया जाएगा, आपको ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। ठीक है, तो सिंपली अगर जो आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं है तो सिंपली आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए। या आप किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। सारे कोर्सेज अवेलेबल है और सबके अलग अलग बैच है, जैसे उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड जेट, मध्य प्रदेश सेट, मध्य प्रदेश स्टेट, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सारे बैचेज आपको मिल जाएंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि नया बैच जो प्रारंभ हुआ है अभी हमारे यहाँ, अभी जो नया बैच प्रारंभ हुआ है वो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बिल्कुल नया बैच प्रारंभ है। और दोस्तों, आपको उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए नया बैच देखने को मिल जाएगा। और उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का भी नया बैच देखने को, मतलब सारे बैचेज आपको नए देखने को मिल जाएंगे। तो जो लोग भी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, यथाशीघ्र एडमिशन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। और सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि भारत के व्यापार घाटे का निम्न तात्पर्य है। व्यापार घाटा कब होता है? व्यापार घाटा कब होता है भाई? किसी देश को व्यापार से घाटा कब होगा? आसान भाषा में अगर जो मैं आपसे कहूँ तो हम ये कहें कि किसी देश को व्यापार से घाटा कब होगा, तो आप ये कहेंगे कि देखिए सर जी, हमें व्यापार से घाटा तब होगा जब हम वस्तुओं का निर्यात कम करेंगे। ठीक है, निर्यात का मतलब क्या होता है कि अपने देश में निर्मित वस्तुओं को दूसरे देश में ले जाकर के बेचना ही क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। और अगर जो हम निर्यात से ज्यादा आयात करते हैं, आयात का मतलब क्या होता है? आयात का मतलब ये होता है कि दूसरे देश में निर्मित वस्तु हमारे देश में आकर के बिकती है। ठीक है, जैसे कोको कोला हो गया, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना,
तो कोल्ड ड्रिंक क्या है, अपने देश में थोड़ी है, अपने देश का थोड़ी है, ये विदेशों से आता है। तो अगर जो किसी देश के द्वारा जो वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है, अगर जो निर्यात की मात्रा कम है और विदेशों से आने वाली आयातित वस्तुओं की मात्रा ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि उस देश में व्यापार से घाटा हो रहा है। क्यों व्यापार से घाटा हो रहा है? क्योंकि भैया जब हम कम वस्तुओं का निर्यात करेंगे तो कम हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, और अगर जो हम ज़्यादा आयात करेंगे तो उससे विदेशी मुद्रा का त्याग हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में व्यापार का घाटा हमें देखने को मिलेगा। तो इजी सी बात है कि व्यापार घाटा क्या होता है, तो अगर जो हम निर्यात कम कर रहे हैं, अर्थात अपने देश में निर्मित वस्तुओं को दूसरे देश में कम बेच रहे हैं और आयात ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, अर्थात दूसरे देश में निर्मित वस्तुओं को अपने देश में ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो इस स्थिति को हम बोलेंगे व्यापार घाटा, ठीक है। और दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी होगी कि भुगतान संतुलन क्या कहलाता है, ठीक है, आपको एक बात और याद रखनी होगी कि भुगतान संतुलन क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, भुगतान संतुलन के माध्यम से हम लोग इस बात को जानते हैं कि कोई एक देश विश्व के अन्य देशों के साथ एक वर्ष में जो लेन देन करता है उसी के वित्तीय विवरण को हम क्या बोलते हैं, भुगतान संतुलन बोलते हैं। जैसे भारत है तो एक वर्ष में अर्थात 2024 में विश्व के अन्य देशों के साथ जो भी लेन देन करेगा वही क्या होगा दोस्तों, भुगतान संतुलन कहलाएगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ठीक है। अर्थात अनवरत रूप से हमारे निर्यात आयातों से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी मदें भुगतान शेष खाते में व्यापार की अदृश्य मदें हैं? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है बताइए। और दोस्तों लग जाइए सभी लोग, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, चाहे आप बिहार से हो, चाहे आप उत्तराखंड से हो, चाहे आप मध्य प्रदेश से हो, चाहे आप झारखंड से हो, हर जगह वैकेंसी आ रही है और हर जगह आपको बहुत जल्दी परीक्षा देखने को मिलेगी। तो एकदम ईमानदारी से लग जाइए, अभी से बिल्कुल ठीक तरीके से लग जाइए। अगर जो 2 4 6 महीने लग जाएंगे तो हो सकता है कि नौकरी मिल जाए और पूरी ज़िंदगी सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़े। बस एक शर्त है कि आप एप्लीकेशन पे जो भी कंटेंट दिया जा रहा है उसको फॉलो करते रहिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स इतने माध्यमों से कर रहे हैं ना कि प्रश्न कहाँ से बनेंगे, सब कुछ यहीं से कवर हो जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। जो लोग भी किसी भी प्रकार से कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। क्या उत्तर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मदें भुगतान शेष खाते में व्यापार की अदृश्य मदें हैं? तो देखिए दोस्तों, एक होता है दृश्य मद, ठीक है, एक क्या होता है, दृश्य मद, ठीक है, एक होता है दृश्य मद और दूसरा होता है अदृश्य मद, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मदें भुगतान शेष खाते में व्यापार के लिए अदृश्य मदें हैं? तो अदृश्य मदें ऐसी मदें होती हैं जिसमें अदृश्य मदें बेसिकली होती क्या है, सेवाएं होती हैं। क्या होती है, सेवाएं होती हैं, जिसे हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं कि देख नहीं सकते हैं। जैसे कि आप भारत में बैठे हैं और में बैठे बैठे आप किसी यूएसए की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। और दृश्य मदों में क्या क्या आता है, दृश्य मदों में आयात और निर्यात आता है, अर्थात जिन वस्तुओं का हम आयात कर रहे हैं और निर्यात कर रहे हैं, ठीक है। तो दृश्य मद में सेवाएं आती है और अदृश्य मदों में क्या आता है, सॉरी उल्टा हो गया, अदृश्य मदों में क्या आता है, सेवाएं आता है और दृश्य मदों में आयात और निर्यात आता है। अदृश्य मदों में सेवाएं क्यों आता है, क्योंकि सेवाओं को हम देख थोड़ी पाते हैं, ठीक है। आप भारत में बैठे हैं, यूएसए की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। और दृश्य मदों में जैसे आप जिन वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, उसे शामिल किया जाता है। तो थोड़ा आराम से करिएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि विदेशों से प्राप्त लाभांश, बिल्कुल ठीक है, लाभ का अंश प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, अर्थात आप कोई सेवा दे रहे हैं, सेवा के बदले लाभांश प्राप्त कर रहे हैं। विदेशी पर्यटकों से प्राप्त आय, ठीक है, अर्थात आप सेवा दे रहे हैं, उससे आप इनकम अर्जित कर रहे हैं। और विदेशियों को बीमा सेवाओं का विक्रय, ये भी क्या है, एक सेवा है। और विदेशियों को परिसंपत्तियों का विक्रय, ठीक है, इससे भी क्या करेंगे कि आप मुद्रा की प्राप्ति करेंगे। तो ये सब के सब जो है दोस्तों, ये क्या है, अदृश्य मदों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा, ठीक है। जितने भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है?
चलिए भाई बताइए, सार्क की स्थापना कब होती है? याद है आपको कि सार्क की स्थापना कब होती है? सार्क की जो स्थापना होती है 8 दिसंबर, ठीक है, 8 दिसंबर 1985 में होती है। 1985 कहाँ पे होती है? ढाका बांग्लादेश, ठीक है, ढाका बांग्लादेश में क्या होती है कि सार्क की स्थापना होती है, ठीक है। और सार्क का फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, ठीक है। ठीक है। और इसके जो संस्थापक देश थे वो कौन कौन से थे? इसके 7 संस्थापक देश थे, ठीक है। कौन कौन था? बांग्लादेश था, भूटान था, भारत था, मालदीव था, नेपाल था, पाकिस्तान था और श्रीलंका था। और ये सभी लोगों ने मिलकर के सार्क की स्थापना अर्थात दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन की स्थापना इसलिए किया क्योंकि ये सभी देश आपस में मिलकर के किस तरीके से एक दूसरे का सहयोग करके अपने देश का आर्थिक विकास अधिकतम कर पाएंगे, इसी उद्देश्य के लिए सार्क की स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पे है? काठमांडू अर्थात नेपाल में, ठीक है, काठमांडू अर्थात नेपाल। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। चलिए भाई सुमेलित करके बताइए, थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करके बताइए क्या उत्तर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो दिया है दोस्तों IMF अर्थात ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में होती है, लेकिन ये कार्य करना कब शुरू करता है? 1947 में, 2 वर्ष बाद। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ना वो क्या करता है? अपने सदस्य देशों को भुगतान असंतुलन की समस्या से निपटने के लिए साख प्रोवाइड करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF अपने सदस्य देशों को भुगतान असंतुलन की समस्या से निपटने के लिए क्या करता है? साख प्रोवाइड करता है। और दोस्तों IMF की मुद्रा क्या है? SDR, विशेष आहरण अधिकार, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर जो बात करें इसमें, अगर जो हम बात करें IBR, ठीक है, IBRD भी यहाँ पे होना चाहिए, मिसप्रिंट दिया है, ठीक है, IBRD। अगर जो इसकी बात करें, IBRD की बात करें तो ये क्या है दोस्तों? ये आर्थिक विकास तथा पुनर्निर्माण हेतु क्या करता है? ऋण प्रोवाइड करता है। उसके बाद IDA, ठीक है, जिसे विश्व की सुलभ ऋण खिड़की बोलते हैं, अर्थात इसे हम IDA को क्या बोलते हैं? विश्व की सुलभ ऋण खिड़की बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि IDA जिसकी स्थापना कब होती है? IDA की स्थापना कब होती है? सभी लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो IDA की स्थापना कब होती है? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और IDA जो है इसे विश्व की सुलभ ऋण खिड़की बोलते हैं या सॉफ्ट विंडो लोन बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रियायती दर पे, बहुत ही कम ब्याज दर पे ये देश को क्या करता है कि दीर्घकालीन ऋण देता है ताकि विकासशील देश क्या कर सके? अपना आर्थिक विकास कर सकें। और उसके बाद दोस्तों IFC की बात करते हैं तो ये निजी कंपनियों में निवेश से संबंधित है IFC। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, मतलब जो भी आप सुमेलित कर रहे हैं, 2 3 4 1 बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसमें से एक कौन सा सही सुमेलित है? चलिए बताइए, इसमें से एक कौन सा सही सुमेलित है? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार बताता हूँ कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ, ठीक है। कब हुआ भैया? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ? और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ वो 1944 में हुआ। और इसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के
परिणाम स्वरूप 1945 में क्या होता है, आईएमएफ की स्थापना होती है। लेकिन आईएमएफ कार्य कब शुरू कर देता है, 1947 में करता है, ठीक है। और आईएमएफ के साथ साथ विश्व बैंक की भी स्थापना होती है, इसीलिए आईएमएफ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को जुड़वा संस्थाएं कहा जाता है, ठीक है। और जो आईएमएफ है ना, वो अपने सदस्य देशों को भुगतान असंतुलन की समस्या से निपटने के लिए क्या करता है, ऋण प्रोवाइड करता है, अर्थात साख प्रोवाइड करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ब्रेटन वुड्स समझौतों के परिणाम स्वरूप ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था, 1944 में हुआ था। इसी के परिणाम स्वरूप 1945 में आईएमएफ और 1945 में विश्व बैंक दोनों की स्थापना होती है। लेकिन जो आईएमएफ होता है ये 2 वर्ष बाद कार्य शुरू करता है 1947 में, लेकिन जो विश्व बैंक है वो केवल 1 वर्ष बाद ही कार्य शुरू कर देता है, अर्थात 1946 में। और आईएमएफ की अगर जो बात करें तो आईएमएफ अपने सदस्य देशों को भुगतान असंतुलन की समस्या से निपटने के लिए साख प्रोवाइड करता है। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन विकासशील अर्थव्यवस्था का एक घटक नहीं है। मतलब इसमें कौन सा ऐसा है जिससे ये नहीं कहा जाएगा कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास हो रहा है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई, कि निम्न में से कौन विकासशील अर्थव्यवस्था का एक घटक नहीं है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि लोगों की जो उपभोग प्रवृत्ति होती है ना, लोगों की उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। जब उपभोग ज़्यादा होगी तो बचत कम होगी, और जब बचत कम होगी तो जाहिर सी बात है कि निवेश कम होगा, ठीक है, यही तो होगा ना। तो ऐसी स्थिति में जब निवेश कम हो रहा है तो एक तो निवेश ऑलरेडी कम है, और दूसरे अगर जो निवेश हो भी रहा है तो इसमें पूंजी निर्माण की जो दर है वो उच्च नहीं है। भारत में पूंजी निर्माण की दर क्या है, निम्न है, ठीक है। कैसे निम्न है, जैसे आपके पास 2 एकड़ भूमि है, उस पे आप साल का 10,000 रुपये फसल पे उगाने में खर्च कर रहे हैं, और पता चले कि जब फसल की कटाई हो जाए तो पूरा जब उस फसल को आप बेचे तो आपको 10,000 रुपये मिले। तो हमारे यहाँ क्या है कि पूंजी निर्माण की निम्न दर देखने को मिलती है। जितना आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट आपका उसमें बहुत कम बनता है। तो यही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विकासशील अर्थव्यवस्था का एक घटक नहीं है। तो पूंजी निर्माण की उच्च दर विकासशील अर्थव्यवस्था का घटक नहीं होता है, पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विकासशील देश होने का कारण है। अब ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, लेकिन ट्रिकी प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है लेकिन ट्रिकी प्रश्न है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है। आज के सेशन में थोड़े से आसान प्रश्न लग रहे हैं। चलिए आई होप कि जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा हम लोग धीरे धीरे अच्छे अच्छे प्रश्नों की तरफ भी मूव करते चले जाएंगे। चलिए हाँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई, डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। अब मैंने बोल दिया कि थोड़ा सा ट्रिकी है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है, जब मैंने बोल दिया तो सभी लोग अब बताएंगे कि सर जी डी होगा। और कोई भाई, कोई भी नहीं है डी के अलावा, तो जितने भी महानुभाव डी बोलेंगे सबका उत्तर ठीक होगा। कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विकासशील देश होने का कारण है। तो आप कहेंगे कि विकासशील अर्थव्यवस्था हम इसलिए कहेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को क्योंकि हमारे देश में अभी भी कृषि क्षेत्र में हमारी कुल जनसंख्या का एक बड़ा भाग लगा हुआ है। लेकिन वास्तविक रूप से क्या होना चाहिए कि लोग जो हैं वो उद्योग और सेवा क्षेत्र में ज़्यादा लगे रहने चाहिए, और कृषि क्षेत्र में कम लोग लगे रहने चाहिए, लेकिन इसकी जो उत्पादकता है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो अधिकांश लोग कृषि में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से उद्योग का और सेवा क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, और राष्ट्रीय आय में अगर जो उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान मैक्सिमम नहीं है तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि वो देश विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा, ठीक है।
भारत में और क्या देखने को मिलती है? दुर्लभ पूंजी, लोगों के पास बहुत कम पैसा है, ठीक है, और प्रति व्यक्ति निम्न आय, ठीक है, हमारे यहाँ लोगों की आय भी तो बहुत कम है, घर में 8 लोग हैं और एक कोई व्यक्ति है जो 1,000 रुपया दिन भर का कमा पा रहा है। इट मीन्स कि सभी लोगों पे लगभग 100 रुपए ही तो आ रहे हैं ना। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक विकास में बाधक नहीं है? इसमें से ऐसा कौन है जो आर्थिक विकास में बाधक नहीं है? क्या उत्तर है रे भाई कि आर्थिक विकास में बाधक नहीं है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भाई? एक सेकेंड। अब जैसे ये जो छोटे छोटे प्रश्न आप देख रहे हैं ना, आपके जब पेपर में पूछे जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। एक बात समझ लीजिएगा कि ये छोटे छोटे प्रश्न भले से आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब आपके पेपर में आते हैं ना तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जितने लोग भी सी बोलेंगे, मुझे पता है कि ठीक बोलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक देश आर्थिक विकास में, निम्नलिखित में से कौन किसी देश के लिए आर्थिक विकास में बाधक नहीं है? तो आप कहेंगे कि सर जी व्यापार की अनुकूल शर्त। व्यापार की अनुकूल शर्त का मतलब क्या होता है कि हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं को विदेशों में ले जा करके क्या कर रहे हैं? ज्यादा बेच रहे हैं। अर्थात निर्यातों की मात्रा ज्यादा है और आयातों की मात्रा क्या है? कम है। अर्थात निर्यात से हमें कम विदेशी मुद्रा का त्याग हो रहा है और निर्यात से हमें ज्यादा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो रही है और आयात से हमें कम विदेशी मुद्रा का त्याग हो रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर जो व्यापार की अनुकूल शर्त है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो देश अपना क्या कर रहा है? उत्पादन का स्तर बेहतर कर रहा है, और जब देश में उत्पादन का स्तर बेहतर होगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, और जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो हम उसी को तो कहेंगे कि देश आर्थिक विकास कर रहा है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कि संतुलित विकास की उस अवस्था की व्याख्या के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें संतुलित विकास की बात कौन करता है? रेगनर नर्स साहब करते हैं, ठीक है। रेगनर नर्स साहब संतुलित विकास की बात करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखिए भैया, अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, ए बी सी या डी, अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्र में आप क्या करिए? समान रूप से क्या करिए? निवेश करिए, या सबका विकास आप क्या करिए? समान रूप से करिए। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? सी बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से इस प्रश्न को देखने को जरूरत है, ठीक है। थोड़ा सा इस प्रश्न को ध्यान से देखने की जरूरत है ना। और जो आयोग के द्वारा उत्तर माना गया है वही उत्तर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस प्रश्न में थोड़ा सा विवाद है, इस प्रश्न में थोड़ा सा विवाद है। और इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, वो क्या होना चाहिए? थोड़ा आराम से करिए, अगेन बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो इसको रेगनर नर्स और रोजेस्टीन रोडान ने दिया था और कहा था कि देखिए, अर्थव्यवस्था के जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में समान रूप से आप क्या करिए कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से आप निवेश को बढ़ाइए, जिससे सभी क्षेत्र आपस में अंतःक्रिया कर सकें और मांग व पूर्ति को जनरेट कर पाए, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे कि अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्र एक साथ विकास करते हैं। और सी क्या दिया है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र एक समान दर से विकास करते हैं, ठीक है। देखिए, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र एक साथ विकास करते हैं, अर्थात निवेश का स्तर क्या होता है? एक साथ होता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र एक समान दर से विकास करते हैं। जैसे हम आपसे ये कहें कि हमारे पास जैसे प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर हमारे यहाँ जैसे कृषि है, द्वितीयक सेक्टर हमारे यहाँ क्या है? जैसे उद्योग है, और तृतीयक सेक्टर क्या है? जैसे सेवा क्षेत्र है, ठीक है। तो अब हम ये नहीं कर सकते हैं कि अगर जो कृषि में श्रम, और चूंकि श्रम और पूंजी ही तो लगानी है ना, तभी तो इसी श्रम और पूंजी की तो बात होती है ना। श्रम और पूंजी अगर जो हम कृषि सेक्टर में भी लगाते हैं, श्रम व पूंजी अगर जो हम उद्योग में भी लगाते हैं, और श्रम और पूंजी अगर जो हम सेवा क्षेत्र में लगाते हैं, तो कोई जरूरी ये नहीं है
कि विकास की दर एक समान ही हो। ठीक है, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि सभी क्षेत्रों का विकास एक साथ होगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला कि बिना प्रयास स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? बिना प्रयास स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये भी अच्छी सी बात है, छोटी सी बात है, बच्चों वाली बात है। ठीक है, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि सेम रेट से नहीं होता है। ठीक है, समान दर से नहीं हो पाएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, और कोई भाई? बिना प्रयास स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर जी बहुत आसान क्वेश्चन आज है, लेकिन देखिए कितने सारे लोग प्रश्न को गलत कर रहे हैं, है कि नहीं है? बिना प्रयास स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रक्रिया। अब यहाँ पे दो बातें आपको समझनी चाहिए, दो बातें समझनी चाहिए। इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े धुरंधर गलत कर रहे हैं। देखिए आर्थिक विकास जो देखने को मिलता है ना, वो कहाँ पे देखने को मिलता है? वो विकासशील अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी आर्थिक समृद्धि नहीं देखने को मिलती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास देखने को मिलता है। आर्थिक विकास में क्या होता है कि उस देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है। ठीक है, उस देश की क्या होती है? राष्ट्रीय आय बढ़ती है, उस देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। ठीक है, उस देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना, ठीक है, और उसके साथ साथ आधारभूत संरचना व उसके साथ साथ मानव कल्याण में बेहतरी आती है। मानव कल्याण में वृद्धि होती है, अर्थात लोगों का खान पान बेहतर होता है, लोगों का रहन सहन बेहतर होता है। ठीक है, ये मानव कल्याण में वृद्धि होती है। लेकिन आर्थिक समृद्धि कहाँ भी देखने को मिलता है? तो ये दोस्तों देखने को मिलता है विकसित देशों में, जैसे ये अमेरिका में देखने को मिलेगा, या जैसे ये इंग्लैंड में देखने को मिलेगा, या जैसे ये कनाडा में देखने को मिलेगा। तो ये विकसित देश में देखने को मिलेगा। और चूंकि अब यहाँ पे आधारभूत संरचना बेहतर होने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इनका शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन ऑलरेडी बेहतर हो चुका होता है। मानव कल्याण में बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि सबके पास रोटी, कपड़ा और मकान होता है। तो सर फिर होता क्या है? तो होता ये है कि अगर जो आर्थिक समृद्धि की बात करें तो हम कहेंगे तकनीकी विकास। ठीक है, तकनीक विकास। जैसे अमेरिका क्यों हमसे बहुत ज्यादा आगे है, रूस क्यों इंडिया से बहुत ज्यादा है? इसलिए कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया से बहुत बेहतर है। तो बिना प्रयास स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? आर्थिक समृद्धि बोलेंगे। जितने लोग भी बी बोलेंगे सभी का जितने लोग भी बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। क्योंकि देखिए आर्थिक विकास बिना प्रयास के चल ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार ने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है, लेकिन फिर भी सरकार को क्या करना पड़ेगा कि निरंतर कार्यों की समीक्षा करती रहनी पड़ेगी। लेकिन आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत ऐसा रोड बन गया है, ऐसा पुल बन गया है कि आने वाले 100 साल तक वो टूटेगा ही नहीं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, ठीक है, क्या मैंने क्या बोला भाई? आर्थिक समृद्धि जो है ये विकसित देशों में और आर्थिक विकास विकासशील देशों में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला कि प्रोफेसर पीटी वरन के अनुसार आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक क्या है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? बी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पीटी बरन साहब ने ये कहा कि किसी देश का आर्थिक विकास तभी संभव है जब उस देश की
प्रति व्यक्ति आय क्या हो, ऊंची हो। तो जब हम कब कहेंगे, पीटी बरन साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम कब इस बात को कहेंगे कि कोई देश आर्थिक विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अगर जो देश की प्रति व्यक्ति आय अधिकतम है तब हम कहेंगे कि वो देश क्या कर रहा है, आर्थिक विकास कर रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कि वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात है। वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात क्या होता है, क्या होता है भाई, चलिए बताइए। अंगराज मिश्रा जी, ललिता साके जी, राजन सिंह जी, रोहित कुमार जी, अफजल हसन जी, प्रकाश कुमार जी, सोनी शर्मा जी, निशा जी, रत्नेश कुमार जी, अमरेश यादव जी, सतीश कुमार गुप्ता जी, कृष्णा पटेल जी, प्रकाश दास जी, बिल्कुल ठीक है। अंगराज मिश्रा जी, मोहम्मद शाहिद नूरी जी, सुमन शर्मा जी, तस्लीम खान जी, चंद्रदीप पांडे जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। तो वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात इज इक्वल टू क्या होता है, पूंजी में वृद्धि अपान उत्पादन में वृद्धि। अब ऐसे प्रश्नों को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉपी पेन पास में रखिए, ठीक है, क्योंकि ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा आपकी स्मरण शक्ति चेक की जाती है। तो वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात इज इक्वल टू क्या होता है, पूंजी में वृद्धि अपन उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूंजी की कमी अल्प विकसित देशों में उत्पादकता स्तर के नीचे होने का क्या है। चलिए, तो ये तो बच्चों वाली बात है कि कारण है भाई, क्यों, कितने सारे लोग एक ही तरफ जा रहे हैं। ये वाला कौन कौन है, ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी ए बी बोल रहे हैं और डी बोल रहे हैं सब गलत है, और जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि कारण भी है और परिणाम भी है। देखिए दोस्तों, पूंजी की कमी, जब आपके पास पैसा होगा ही नहीं, जब पूंजी की कमी होगी आपके पास, अर्थात जब आपकी आय कम होगी, तो जब आपकी आय कम होगी तो आप निवेश भी कम करेंगे, और जब आप निवेश कम करेंगे तो आपके उत्पादकता का भी स्तर कम ही होगा। जब आप उत्पादन कम करेंगे तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी, कम। जब आप उत्पादन कम करेंगे तो आपको लाभ कम मिलेगा, और जब लाभ आपको कम मिलेगा तो आपकी आय कम ही रह जाएगी। अर्थात यहाँ क्या था, यहाँ पे भी आपकी आय कम थी और यहाँ पे भी आपकी आय कम है। इट मीन्स कि पूंजी की कमी, आपके पास पूंजी नहीं है तभी आप निवेश करके कोई व्यवसाय नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो पूंजी की कमी अल्प विकसित देशों में उत्पादकता स्तर के नीचे होने का क्या होती है, कारण भी होती है और परिणाम भी होती है। क्योंकि अगर जो कम आय है तो कम निवेश होगा, कम उत्पादन होगा तो कम लाभ मिलेगा, कम लाभ मिलेगा तो लोगों की आय कम होगी, और आय कम होगी तो मतलब क्या हो गया कि यहीं से चले थे और यहीं पे आके रुक गए, ठीक है। अब रेगनर नर्स साहब की अगर जो पूरी थियरी को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि उन्होंने मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष को लेते हुए इन सारी बातों की चर्चा की है। अगला प्रश्न ये रहा कि क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या होता है। इजी सी बात है, बढ़िया सा प्रश्न है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, बच्चों वाली बात है, लेकिन अगर जो नहीं पढ़े हैं, नई कॉन्सेप्ट जानते हैं तो बहुत कठिन सा ही प्रश्न है, ठीक है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट ये होता है ना कि सरकारी व्यय में अगर जो वृद्धि होती है तो उसके कारण निजी व्यय में कमी आ जाएगी। जैसे कि हम आपसे ये कहें कि सरकार अगर जो व्यय ज्यादा कर रही है, सरकार क्या कर रही है कि अर्थव्यवस्था में व्यय ज्यादा कर रही है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सरकार व्यय कर रही है, तो इस व्यय को प्राप्त करने के लिए सरकार को आय भी तो चाहिए, आय चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सरकार को आय प्राप्त करने के लिए सरकार क्या कर रही है कि कर की दर को बढ़ा दे रही है, ठीक है, कर को बढ़ा दे रही है, अर्थात टैक्स इंक्रीज कर दे रही है। तो जब लोगों का टैक्स इंक्रीज कर दिया जाएगा तो अब जो पैसा लोग क्या कर रहे थे कि निवेश में डाल रहे थे, वो पैसा अब वो टैक्स के रूप में दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्राउडिंग आउट इफेक्ट यही कहलाता है कि सरकार अगर जो अपने व्यय में वृद्धि करता है तो उससे निजी व्यय में कमी आ जाती है, क्योंकि सरकार जब अपने व्यय को बढ़ाएगा ना तो सरकार को आय भी तो चाहिए। तो सरकार अपने व्यय को बढ़ाएगा तो सरकार आय प्राप्त करने के लिए
कर की दरों में वृद्धि करता है, अर्थात आम जनता से ज्यादा टैक्स लेता है। तो जब आम जनता टैक्स ज्यादा सरकार को दे देगी तो जो पैसा वो पहले निवेश कर रही थी जनता, वो अब सरकार को दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि निजी निवेश में क्या आ जाएगी, अब लोगों के निवेश में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा, निजी निवेश में कमी आ जाएगा। तो यही होता है दोस्तों क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट हमें ये बताता है कि सरकार अगर जो अपने व्यय को बढ़ाती है तो इससे निजी व्यय में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अगला प्रश्न ये रहा कि पूंजी आवश्यक तत्व है लेकिन विकास के लिए एकमात्र निर्धारक नहीं है, ये स्टेटमेंट किस अर्थशास्त्री का है? चलिए बताइए भाई। सभी लोग लाइक और शेयर तो कर दीजिए, मैं बार बार बोलूंगा तब आप लाइक और शेयर करेंगे क्या? इतने सारे लोग क्लास देखते रहते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम होती है। सभी लोग एक बार पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने सारे लोग यहाँ पे हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि पूंजी आवश्यक तत्व है लेकिन विकास के लिए एकमात्र निर्धारक नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है वो रैगनर नर्स साहब का है। मार्शल का एक स्टेटमेंट आपको याद आना चाहिए, ठीक है, मार्शल का आपको एक स्टेटमेंट याद आना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके थोड़ा सा बताइए, ठीक है। मार्शल का एक स्टेटमेंट आपको याद आना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर आप लोग, ठीक है। तो ये तो बात रैगनर नर्स साहब ने कहा था कि पूंजी देखिए जरूरी है, ठीक है, जरूरी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल विकास के लिए पूंजी ही एकमात्र निर्धारक है। क्यों? क्योंकि अगर जो किसी ऐसे व्यक्ति को पूंजी दे दिया जाए जिसके पास दिमाग ही ठीक तरीके का ना हो, जिसका शरीर ही ठीक तरीके से कार्य न करता हो, तो ऐसी स्थिति में वो स्वस्थ तरीके से सोच नहीं पाएगा, और स्वस्थ तरीके से सोच नहीं पाएगा तो वो किस तरीके से विकास करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कि जॉन रॉबिन्सन के समृद्धि मॉडल का संबंध है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए और सही उत्तर का चयन करिए। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? मार्शल ने क्या बोला कमेंट करके, किसी ने भी बोला नहीं मुझे। चलिए, और जो लोग भी लाइक कर दिए हैं बहुत 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 बड़ा एहसान आप कर दिए हैं, ठीक है। जो लोग भी लाइक करके कहते हैं बड़े फकरे से सर लाइक कर दिया, चलिए भाई बहुत बड़ा एहसान आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या उत्तर आ रहा है? डी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर जो आपने श्रीमती जॉन रॉबिन्सन को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, तो जॉन रॉबिन्सन का जो समृद्धि मॉडल है इसका जो संबंध है दोस्तों वो किससे है? वो ये प्राकृतिक दर की बात करते हैं और अभिष्ट समृद्धि दर की बात करते हैं, ठीक है। तो जॉन रॉबिन्सन ने किसकी बात की थी? प्राकृतिक दर और अभिष्ट समृद्धि दर की बात की थी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि 3 और 4 सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों के लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अब चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार स्वर्णिम युग उस बिंदु पे होगा। तो आपको स्वर्णिम युग की बात याद रखनी चाहिए। तो डेल्टा एन अपान एन इज इक्वल टू डेल्टा के, ठीक है, डेल्टा एन अपान एन इज इक्वल टू डेल्टा के अपान के, आपको याद आ जाना चाहिए। चलिए भाई बता दीजिए मुझे, बिल पुस्तक का नाम क्या था? किस पुस्तक में इन्होंने स्वर्णिम युग की बात की थी? कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि जनसंख्या की वृद्धि दर अपान पूंजी की वृद्धि दर, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जब अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की वृद्धि दर पूंजी वृद्धि दर के बराबर होती है तो यही पे अर्थव्यवस्था में क्या होता है? पूर्ण रोजगार संतुलन होता है, पूर्ण रोजगार संतुलन होता है, ठीक है, पूर्ण रोजगार संतुलन यहीं पे होता है, ठीक है। तो इसी कारण से इन्होंने स्वर्णिम युग की बात की थी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? अब बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और हाँ, द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल, बिल्कुल ठीक है, द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल
ये उनकी पुस्तक का नाम था। अगला, लेविस का कृषि विकास प्रारूप कितने क्षेत्रों के बीच संबंध की व्याख्या करता है? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि लेविस का कृषि विकास प्रारूप कितने क्षेत्रों के बीच संबंध रखता है? क्या उत्तर आ रहा है सर? ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई? और कोई? और कोई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं। तो देखिए, एक लाइन में बता रहा हूँ, आपको पूरी जिंदगी भर याद रहेगा, बस मेरे शब्दों को सुनिएगा। जो लेविस साहब थे ना, उन्होंने एक थियरी प्रस्तुत की थी। उस थियरी का नाम था श्रम की असीमित आपूर्ति सिद्धांत। ठीक है, श्रम का असीमित आपूर्ति सिद्धांत। ठीक है, तो दोस्तों ये बात ध्यान में रखिएगा कि श्रम का असीमित आपूर्ति सिद्धांत किसने दिया था? लेविस ने दिया था। और इसी सिद्धांत के अंतर्गत, श्रम की असीमित आपूर्ति सिद्धांत के अंतर्गत ही लेविस साहब ने दो क्षेत्रों की बात की। कितने क्षेत्रों की बात की? दो क्षेत्रों की बात की। कौन कौन सी? तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि एक क्या है, उन्होंने कहा कि एक तरफ कृषि है, ठीक है, अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र हैं। पहला जो है वो क्या है? पहला जो है वो है कृषि, और दूसरा क्या है? दूसरा जो है वो है उद्योग। ठीक है, तो ये जो कृषि है ना, ये जो कृषि है ना, इस कृषि में श्रम का अतिरेक पाया जा रहा है। श्रम का अतिरेक पाया जा रहा है, अतिरेक पाया जा रहा है। अर्थात श्रम का अतिरेक का मतलब क्या हुआ? कि जितने लोग कार्य में लगे रहने चाहिए, अर्थात जितने लोग कृषि में लगे रहने चाहिए, उससे ज्यादा लोग लगे रहते हैं। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में इनका ये कहना है कि ये जो कृषि में श्रम का अतिरेक है ना, अर्थात जो लोग अननेसेसरी रूप से कृषि में लगे हैं, उन लोगों को आप क्या करिए? उद्योगों की तरफ पलायित करिए, अर्थात उद्योगों की तरफ भेजिए। जैसा कि वर्तमान समय में आपको देखने को भी मिल रहा है, अब हर गांव से दो चार लोग क्या हो रहे हैं कि दो चार लोग महानगरों में जा रहे हैं, और या तो उद्योग में या तो सेवा क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में श्रम का असीमित आपूर्ति सिद्धांत लेविस साहब ने दिया, और उन्होंने ये कहा कि कृषि में श्रम का अतिरेक पाया जाता है, और जो कृषि में श्रम का अतिरेक है, इसको आप पलायित करिए उद्योगों की तरफ, अर्थात लोगों को, अर्थात श्रमिकों को उद्योग में भेजिए। और जैसे ही कृषि में श्रम का अतिरेक खत्म हो जाएगा, उद्योग क्या करने लगेगा? विकास करने लगेगा, और देश जो होगा वो आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, ठीक है, अगला, लेविस मॉडल के अनुसार दोहरी अर्थव्यवस्था तभी बढ़ती है जब क्या होगा भाई? लेविस साहब की बात हो रही है। तो देखिए दोस्तों, लेविस साहब ने दोहरी अर्थव्यवस्था की बात की। ठीक है, और दोहरी अर्थव्यवस्था से आशय उन्होंने ये बताया कि अर्थव्यवस्था में एक तरफ आधुनिक क्षेत्र आएंगे और दूसरी तरफ पारंपरिक क्षेत्र होंगे। ठीक है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के पारंपरिक क्षेत्रों की अगर जो हम लोग बात करें दोस्तों, तो सूती कपड़ा उद्योग, ठीक है, सूती कपड़ा उद्योग अभी भी है ना हमारे यहाँ, अभी भी तो आप देखते हैं ना, खादी वस्त्र उद्योग आप देखते हैं ना। तो ये क्या है दोस्तों? ये आज़ादी के पहले से चला आ रहा है। ठीक है, तो हमारे देश में पारंपरिक क्षेत्र भी मौजूद हैं और आधुनिक क्षेत्र भी मौजूद हैं। आप वर्तमान समय में देखिए कि कितने सारे आधुनिक उपकरण बनाए जा रहे हैं। ठीक है, नई नई मोबाइल बनाने वाली कंपनियां आ रही हैं, नई नई मोबाइल के उपकरण बनाने वाले कंपनियां आ रही है ना। तो हमने आधुनिक उद्योगों का भी विकास किया है और पारंपरिक क्षेत्रों को भी साथ लेकर के चल रहे हैं। तो जब आधुनिक क्षेत्र और पारंपरिक क्षेत्र दोनों मिलकर के आगे चलें, और अर्थात दोनों के विकास पे बल दिया जाए, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? दोहरी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और ये बात लेविस साहब ने कही थी। अगला प्रश्न,
कि श्रम के अतिरिक्त श्रम के सिद्धांत मानते हैं कि अतिरिक्त श्रम के सिद्धांत अर्थात वही लेविस की बात हो रही है, ठीक है, वही लेविस की बात हो रही है। श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत लेविस ने दिया था, जिसके अंतर्गत अतिरिक्त श्रम की बात की थी। अतिरिक्त श्रम का मतलब क्या होता है, अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि लेविस ने कहा कि अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हैं, एक तरफ कृषि है और दूसरी तरफ उद्योग है। कृषि में श्रम का अतिरेक पाया जाता है, अर्थात जितने लोग कृषि में उत्पादकता के लिए होने चाहिए उससे ज्यादा लोग कृषि में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कृषि में श्रम का अतिरेक है, इस श्रम के अतिरेक को कृषि कार्य से हटा करके उद्योगों की तरफ भेज दीजिए, और जैसे ही कृषि में श्रम समाप्त हो जाएगा उद्योग विकास करने लगेगा और देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। तो अब ये पूछ रहा है कि अतिरिक्त श्रम के सिद्धांत क्या मानता है, आपसे ये पूछा जा रहा है, थोड़ा आराम से करिएगा। तो जितने भी महानुभाव भी बोलेंगे कि अल्प विकसित देशों में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य के निकट होती है। क्यों? क्योंकि अल्प विकसित देशों में सबसे ज्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है, और प्रच्छन्न बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी में आपको श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य ही देखने को मिलती है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। सोलो मॉडल की गलत मान्यता है। सोलो साहब के मॉडल को जो आपने पढ़ा होगा तो उनकी कौन सी एक गलत मान्यता है आपको बताना है। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं, और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सभी कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कर सकता हूँ कि बस आप एप्लीकेशन पे सारे कंटेंट को ठीक तरीके से फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है, इनके इस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाएंगे तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को कितनी भी बार चाहे ओपन करके देख सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ क्लास को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपनी गलती को पहचानिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लास दोस्तों आपको करवाई जा रही है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप एप्लीकेशन पे इन सारे कंटेंट को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार कोर्स को परचेज करते हैं तो वर्तमान परीक्षा के लिए तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आती है तो उसके लिए ऑटोमेटिक जब भी नया बैच प्रारंभ होगा आपको नए बैच में ऐड कर दिया जाएगा, अलग से फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन ओपन है, एडमिशन फीस 2000 रुपये। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपने फीस इस नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या उत्तर आ रहा है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा कि श्रम और पूंजी एक दूसरे के लिए प्रतिस्थापन नहीं है। नहीं भैया, सोलो साहब की सबसे बड़ी मान्यता तो यही है ना कि सोलो साहब कहते हैं कि श्रम के जगह पे पूंजी और पूंजी के जगह पे श्रम को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। सोलो मॉडल की गलत मान्यता ये है कि श्रम और पूंजी एक दूसरे के प्रतिस्थापन नहीं होते हैं। नहीं भैया, होते हैं। तो यहाँ पे गलती आपको निकालनी है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कि सोलो विकास मॉडल में मूल्य ह्रास दर में वृद्धि, अन्य बातें समान हो, नई नई स्थिर अवस्था में तो निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाती है। थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न को। चलिए बताइए भाई। अभी चौधरी जी, निशा जी, लाल बहादुर जी, सोनी शर्मा जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, पूनम गुप्ता जी, रत्नेश कुमार जी, ललिता साके जी, मोहम्मद शाहिद नूरी जी, अफजल हसन जी बिल्कुल ठीक है, वर्मा जी, सुमन शर्मा जी बिल्कुल ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, तो डी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बहुत सारी विविधता आ रही है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोलेंगे
सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे 100% ठीक हो जाएगा कि 16 विकास मॉडल में मूल्यह्रास दर में अगर जो वृद्धि होती है, ठीक है, मूल्यह्रास दर में वृद्धि होती है और यदि अन्य बातें समान रही तो नई स्थिर अवस्था में क्या होगा, प्रति कर्मचारी पूंजी स्टॉक का एक अस्पष्ट प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सब एक सेकेंड, सी अस्पष्ट नहीं भाई, ये कैसे हो जाएगा, कमी होगी ना, कमी नहीं दिया है क्या ऑप्शन में, प्रति चयनकर्ता पूंजी स्टॉक में वृद्धि होगा, प्रति कर्मचारी पूंजी स्टॉक का एक अस्पष्ट प्रभाव होगा, नहीं, प्रति कर्मचारी उत्पाद, हाँ दिया तो है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि प्रति कर्मचारी उत्पादन में कमी आएगी, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि 16 विकास मॉडल में मूल्यह्रास दर में वृद्धि यदि अन्य बातें समान हो तो नई स्थिर अवस्था में प्रति कर्मचारी उत्पादन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब ऐसे प्रश्नों के लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, बार बार मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। अगला कि डोमर के आर्थिक विकास मॉडल की मान्यताएं कौन सी हैं, चलिए भाई बताइए कि डोमर के आर्थिक विकास मॉडल की मान्यताएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो डोमर साहब ने क्या कहा, कहा कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार का स्तर विद्यमान है। पूर्ण रोजगार का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक संसाधन क्या है, लोहा है, अभ्रक है, ठीक है ना, ये सब प्राकृतिक संसाधन ही तो है, लोहा हो गया, अभ्रक हो गया, कोयला हो गया, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। और भौतिक संसाधन जैसे श्रम हो गया। तो अगर जो किसी अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक और भौतिक दोनों संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में अगर जो दोनों संसाधनों का प्रयोग कर उत्पादकता के स्तर को अधिकतम हम कर चुके हैं तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है, अर्थात उत्पादन को अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। पूर्ण रोजगार का मतलब क्या, एक आसान भाषा में कहेंगे कि उत्पादकता को अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। सरकारी हस्तक्षेप का अभाव है, तो डोमर साहब ने कहा था कि देखिए भैया सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बाजार की शक्तियों के आधार पर सारी आर्थिक क्रियाएं संचालित होगी और समायोजन में अंतराल का अभाव भी होगा, इसकी भी बात करते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और पूंजी संचय से देश के उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि पूंजी संचय से देश में क्या होगा, उत्पादन क्षमता में बेहतरी होगी। जब लोग पैसा रखेंगे, ठीक है, बचत करेंगे तो उत्पादन क्षमता में बेहतरी देखने को मिल जाएगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन हैरेट डोमर मॉडल की मान्यता नहीं है, इसमें से कौन ऐसा है जो हैरेट डोमर मॉडल की मान्यता नहीं है, चलिए भाई बताइए। और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। क्या उत्तर आ रहा है सर, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सभी लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए भी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं क्या ठीक बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, कौन सी मान्यता सही नहीं है, बचत की सीमांत प्रवृत्ति बचत की औसत प्रवृत्ति से क्या होती है, अधिक होती है कि बराबर होती है, बराबर होती है ना। बचत की सीमांत प्रवृत्ति बचत की औसत प्रवृत्ति की क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। अब देखिए ऐसे ये प्रश्न ऐसे है ना कि अब मैं इसको एक दो लाइन में आपको पूरी थियरी समझा नहीं पाऊंगा, कोई भी टीचर नहीं समझा पाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि आप देखते हैं कि जब इकोनॉमिक्स की क्लास बहुत सारे लोग लेते हैं तो आसान आसान से प्रश्नों को लोग सॉल्व करा देते हैं जिसका एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कह सकता हूं कि आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, चाहे वो बेसिक लेवल के क्वेश्चन हो
या सबसे कठिन से कठिन क्वेश्चन? हाँ, ये है कि अगर जो मैं 100 क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो उसमें से 80 से 90 क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया जा सकता है, लेकिन 10 क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी थियरी होती है, उसको उस तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। अगला कि द्य अंतराल मॉडल में दो अंतरालों का तात्पर्य। द्य अंतराल मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? याद है, द्य अंतराल मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो चेनरी ने किया था ना। किसने किया था? चेनरी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और द्य अंतराल में इन्होंने किसकी किसकी बात की थी? कमेंट करके बताइए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि बचत अंतराल और विदेशी विनिमय अंतराल, सभी लोग की बात बिल्कुल ठीक है। तो चेंडी साहब ने जो द्य अंतराल मॉडल दिया था उसमें उन्होंने किसकी किसकी बात की थी? बचत अंतराल की बात की थी और दूसरा उन्होंने विदेशी विनिमय अंतराल की बात की थी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। और इन्होंने क्या कहा था कि जो बचत अंतराल होता है या जो विदेशी विनिमय अंतराल होता है, इस ये अल्प विकसित देशों को उनके लक्ष्य की प्राप्ति में अवरोधक का कार्य करता है। ठीक है, तो जितने लोग भी सी कर रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला कि लुई की दृष्टि में द्वैध शासन अर्थव्यवस्था के अंदर पूंजीवादी क्षेत्र विशेष श्रम को खपा लेता है बशर्ते। क्या उत्तर आ रहे भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं, सब सी बोल रहे हैं। सी में ऐसा क्या है भाई? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं सर, कि लुई की दृष्टि में द्वैध शासन अर्थव्यवस्था के अंदर पूंजीवादी क्षेत्र विशेष श्रम को खपा लेता है बशर्ते निर्वाह क्षेत्र की श्रम आपूर्ति लोचदार हो और पूंजी मूलक अधिशेष उत्पन्न हो रहा हो और इसका पुनर्निवेश किया जा रहा हो। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल आपकी बात 100% ठीक है ना। अगला, हैरड के विकास मॉडल में निम्न में से किसे विकास की अधिकतम व्यवहार्य दर के रूप में देखा जाता है? बताइए भाई, क्या उत्तर आ रहा है? ये बोल रहे हैं, और कोई? तो जितने भी मान भाव ये बोलेंगे प्राकृतिक विकास दर की, सभी लोग का उत्तर क्या होगा? ठीक होगा। हैरड विकास मॉडल में कितने प्रकार के दरों की बात की गई थी? तो याद करिए, वास्तविक विकास दर की बात की गई थी, अभिष्ट विकास दर की बात की गई थी और प्राकृतिक विकास दर की बात की गई थी। और इसमें सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया था वो किस पे दिया गया था? वो दिया गया था प्राकृतिक विकास की दर पे। ठीक है, और प्राकृतिक विकास की दर क्या होती है? कमेंट करके बताइए। मैंने बहुत बार आप लोग को बताया है कि प्राकृतिक विकास की दर क्या होती है, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न कि हैरड डोमर मॉडल में अति उत्पादन वह स्थिति है जहां, अब हैरड डोमर मॉडल, और परेशान ना होइएगा जो लोग एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, परेशान ना होइएगा, जब अभी हम लोग आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पे हैरड डोमर मॉडल, सोलो साहब के मॉडल, लेवेंस्टीन साहब के मॉडल, रोजेस्टीन रोडान के मॉडल, बहुत सारे मॉडल को हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत। तो परेशान ना होइएगा, एप्लीकेशन पे अभी क्लासेस की पढ़ाई जानी बाकी है ना। तो क्या उत्तर आ रहा है? बी बोल रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सबका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है? ठीक होने वाला है, बिल्कुल ठीक है।
पूर्ण क्षमता वृद्धि या अभिष्ट वृद्धि दर, अभिष्ट वृद्धि दर, ठीक है। तो हैरड डूमर मॉडल में अति उत्पादन वह स्थिति है जहां आधिक्य क्षमता क्या होती है, निर्मित होती है। तो जितने लोग भी डी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि हैरड डूमर मॉडल में अति उत्पादन वह स्थिति होती है जहां पर आधिक्य क्षमता निर्मित होती है, अर्थात ये पूर्ण क्षमता वृद्धि दर या अभिष्ट वृद्धि दर की बात करते हैं किसके अंतर्गत, अति उत्पादन की स्थिति में। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि हैरड मॉडल में बचत फलन का सही स्वरूप क्या है, क्या उत्तर होगा कि हैरड मॉडल में बचत फलन का सही स्वरूप क्या है। चलिए भाई, हमारी तरफ से हमारी यही शुभकामनाएं है कि आप जिंदगी में बहुत सफल हो, है ना, जिंदगी में अपार सफलता मिले आपको, बट मेहनत भी करिए, है ना, मेहनत के बाद सफलता आती है जिंदगी में, ये एक नियम है, बिना मेहनत के सफलता नहीं आती। क्या होता है, सफलता तभी आती है जब आप पहले मेहनत किए, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं कि एस टी इज इक्वल टू बी इंटू वाई टी, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिसमें टी क्या इंडिकेट करता है, टी जो है वो समय को इंडिकेट करता है। टी किसको इंडिकेट करता है, समय को इंडिकेट करता है। उसके बाद अगर जो एस टी की बात करें, ठीक है, इसकी अगर जो बात करें, ये तो समय है, ठीक है। एस टी की अगर जो बात करें तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है सेविंग को, अर्थात बचत को, ठीक है। ये किसकी बात, ये किसको इंडिकेट करता है, बचत को, ठीक है। और बी जो है वो क्या इंडिकेट करता है, एक निश्चित अनुपात को, ठीक है, निश्चित अनुपात को, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला, कि निम्न में से किसकी व्याख्या फाई रेनिस मॉडल करता है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या फाई रेनिस मॉडल करता है। फाई रेनिस मॉडल किसकी व्याख्या करता है, क्या उत्तर आ रहा है भाई, तो ठीक है, ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। तो फाई रेनिस मॉडल जो है ना दोस्तों, वो कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के मध्य अंतर संबंध को बताता है। अर्थात ये मॉडल हमें ये बताता है कि देखिए, अगर जो कृषि का विकास होगा, अगर जो कृषि का विकास होगा तभी कच्चे माल मिलेंगे, और जब कच्चे माल मिलेंगे तभी ये उद्योग के तरफ जाएंगे, तो उद्योग क्या करेगा, विकास करेगा। अर्थात फाई रेनिस मॉडल हमें ये बताता है कि अगर जो उद्योगों का विकास करना है तो कृषि क्षेत्र का भी विकास क्या है, जरूरी है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि भारत में कुछ उद्योगों के बीमार होने का प्रमुख कारण क्या है। बीमार उद्योग किसे बोला जाएगा बताइए, ठीक है, डी बोल रहे हैं, कुप्रबंध। तो देखिए दोस्तों, भारत में बीमार उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जो निरंतर घाटे में चल रहे हैं, ठीक है। बीमार उद्योग
ऐसे उद्योगों को कहा जाता है जो निरंतर घाटे में चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे भारत में उद्योग हैं जो क्या हो रहे हैं, निरंतर घाटे में चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उद्योग क्यों खराब होते चले जाते हैं, क्योंकि कुप्रबंध होगा। जैसे आप जहाँ रहते होंगे आपने सुना होगा कि आसपास में आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले चीनी की मिलें हुआ करती थी। ठीक है, या कोई अन्य फैक्ट्री हुआ करती थी, वो बंद हो गई। वो क्यों बंद हो गई, इसलिए बंद हो गई क्योंकि जो ऊपर बैठे लोग हैं, जो राजनीति में हैं या चाहे जो ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने ठीक तरीके से इस पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो कुप्रबंध के कारण। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कि जब व्यक्तिगत उत्पादन इकाइयां एक योजना बनाती हैं, उसे संबंधित उद्योग समूहों, राज्य सरकारों तथा अंतिम रूप से केंद्रीय सरकार को भेज देती हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इजी सी बात है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, उसने एक योजना बनाई। ठीक है, उसने कोई योजना बनाई और इस योजना को उसने किसके पास भेज दिया। देखिए, जब व्यक्तिगत उत्पादन इकाइयां, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु का उत्पादन करता है। ठीक है, उसने एक योजना बनाई और उस योजना को उसने बना करके उद्योग को भेज दिया। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति जो है वो साबुन बना रहा है। ठीक है, और साबुन बना रहा है तो उसने कोई एक सुझाव लाया और उस सुझाव को वो साबुन उद्योग के तरफ भेज दिया। अब उद्योग क्या करता है, उद्योग जो है वो ये आइडिया राज्य सरकार को भेज देता है। और अगर जो अब ये राज्य सरकार जो है वो ये योजना किसको भेज देगा, केंद्र सरकार को भेज देगा। किसको भेज देगा, केंद्र सरकार को। तो इसे क्या बोला जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ नियोजन। अर्थात एक व्यक्ति जो उत्पादक है वो कोई योजना बनाता है, इस योजना को वो उद्योगों की तरफ भेजता है कि भैया मैंने एक योजना बनाया, इस पे थोड़ा अमल करिए। फिर उद्योग इस योजना पे अमल करने के लिए राज्य सरकार के पास जाता है और फिर राज्य सरकार किसके पास चला जाता है, इस योजना को लेकर के केंद्र सरकार के पास चला जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि नीचे से नियोजन के रूप में, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, है ना। लाइक और शेयर सभी लोग करते रहिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है सर। और जो लोग भी एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़ रहे हैं, आप परेशान ना होइएगा। अभी आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि का चैप्टर हुआ नहीं है एप्लीकेशन पे। अभी वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये सारे प्रश्न आपको भी आने लगेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होइएगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई कि सूची वन को आपको सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करके बता दीजिए मुझे। 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये पूछा गया था ना कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो ये 2012 से लेकर के 2017 तक चली थी। 2012 से लेकर के 2017 तक। इसके बाद योजना आयोग को भंग कर दिया गया और योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग बना दिया गया। तो ऐसी स्थिति में अब आप कभी इन फ्यूचर में ऐसा नहीं सुनेंगे कि 13वीं पंचवर्षीय योजना, 14वीं पंचवर्षीय योजना, ऐसा कुछ भी आप अब सुनने वाले नहीं है, क्योंकि अब योजना आयोग समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना कर दिया गया है। नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था, 2015 में किया गया था। कब किया गया था, 2015 में किया गया था। और नई आर्थिक नीति, आज ही एप्लीकेशन पे पढ़ाया हूँ इसको, और कल हम लोग एप्लीकेशन पे सविस्तार से इसी के बारे में पढ़ेंगे। 1991 की नई आर्थिक नीति अर्थात एलपीजी मॉडल को। ठीक है, और भारत में योजना आयोग की अगर जो बात करें तो योजना आयोग की स्थापना तो 1950 में ही हो गई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1949 में। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे कि सर जी सबसे पहले 1950, ठीक है, योजना आयोग, उसके बाद क्या, नई आर्थिक नीति 1991, उसके बाद क्या आ जाता है, पहला नंबर 2012, और फिर आ जाता है लास्ट में 2015। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीति आयोग कब अस्तित्व में आता है।
नीति आयोग कब अस्तित्व में आता है? चलिए कमेंट करके बताइए। ठीक। चलिए, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे, अभी तो मैंने बताया 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। योजना आयोग जो जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी उसको खत्म कर दिया गया और उसके जगह पे 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग आया। तो जो योजना आयोग पहले 5 साल पे अपना ब्यौरा देता था, अब ये नीति आयोग आपको क्या करेगा, कितने सालों पे ब्यौरा देगा? कमेंट करके बताइए मुझे जरूर। मैंने बहुत बार आपको बताया, कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। किस पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? बच्चों वाला प्रश्न है। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? तो देखिए, जब भी पंचवर्षीय योजना आए तुरंत कुछ चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरेड डोमर मॉडल पे आधारित था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, उसके बाद योजना अवकाश आ जाता है 1966 से 1971 तक। उसके बाद आपको याद आ जाना चाहिए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो इंदिरा गांधी जी के समय में आया था और उसमें उन्होंने ये नारा दिया गरीबी उन्मूलन, अर्थात गरीबी हटाओ। और इसी पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम का भी क्या किया गया, आरंभ किया गया। उसके बाद आपको याद आ जाना चाहिए 11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास और 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना उच्चतर समावेशी विकास, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको याद आनी चाहिए, आपका दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। अब वही अगला प्रश्न आ गया कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो अभी तो मैंने आपको बताया था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, 2012 से लेकर के 2017 तक चली थी, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अब बहुत सारे लोग को लगेगा कि सर जी प्रश्न पूछेगा एग्जामवा में, तो हाँ भैया 2021 या 22 वाला जो समय था उसमें जो उत्तर प्रदेश में लास्ट टाइम पीजीटी का एग्जाम था उसमें यही प्रश्न पूछा गया कि भारत में कौन सी अंतिम पंचवर्षीय योजना चली, ठीक है। अगला, क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि कृषि क्षेत्र में 10वीं योजना में प्राप्त 2.5% औसत वार्षिक वृद्धि दर के सापेक्ष 11वीं योजना में इसकी वार्षिक लक्ष्य वृद्धि दर है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और देखिए एक बात मैं और आप लोगों से बोलूँगा, बहुत सारे छात्र हैं जुड़े हुए हैं और बार बार मुझसे पूछते रहते हैं कि सर क्या करें, दिमाग कंसंट्रेट नहीं हो रहा। आजकल के समय में एक जो मुख्य चुनौती है स्टूडेंट के सामने वो ये है कि उनका माइंड कंसंट्रेट नहीं हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो बात ये है ना कि अगर जो आपको कुछ ज़िंदगी में बहुत बड़ा करना है ना, तो थोड़ा बहुत आपको स्वार्थी और थोड़ा बहुत आलसी भी होना ज़रूरी है। अब आप कहेंगे सर जी आलस करके कैसे होंगे? तो देखिए जब तक आप पढ़िए तब तक पढ़िए, उसके बाद मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, पूरी दुनिया की चीज़ें छोड़ दीजिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, आधे घंटे या 1 घंटे का आराम कर लीजिए। मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविज़न बिल्कुल किनारे कर दीजिए और क्या करिए कि थोड़ा सा आलसी बन जाइए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। जब थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर उठेंगे और फिर नए सिरे से पढ़ने बैठेंगे ना, तो आपके अंदर दुगुनी एनर्जी रहेगी और आपका माइंड ठीक तरीके से कार्य भी करेगा। यहाँ पे आजकल के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, सुबह उठे और तब तक मोबाइल में रील लगा दिए, तब तक देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हादसा हो गया, इस मतलब अलग अलग प्रकार की ऐसी ऐसी चीज़ें जिसका कोई मतलब नहीं। कोई उसमें गाली दे रहा है, उसकी गाली को लोग सुन रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि कैसा वीडियो ये बनाया। अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जा रही है, उस इंफॉर्मेशन को जाने से रोकिए, उस इंफॉर्मेशन को जाने से रोकिए, अदरवाइज दिमाग की जो क्षमता है ना वो कमज़ोर हो जाएगी, सोचने की, समझने की और जो स्मरण शक्ति है वो कमज़ोर हो जाएगी, है ना। तो कभी भी मतलब प्रयास करिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ
कि मोबाइल, लैपटॉप और टेलीविज़न आप ना देखिए, लेकिन एक समय 1 घंटे 1.5 घंटे लगा लीजिए, जहाँ मतलब एक समय दे दीजिए और तब तक देखिए जब तक आपका समय ना पूरा हो जाए। अब ये नहीं कि अननेसेसरी रूप से खाना बना रहे हैं तो भी मोबाइल चला रहे हैं, सो रहे हैं फिर भी मोबाइल चला रहे हैं, सो की जगह फिर भी मोबाइल चला रहे हैं, सोने जा रहे हैं फिर भी मोबाइल चला रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कंसंट्रेट बिल्कुल आप नहीं कर पाएंगे, है ना। अगला प्रश्न, अगला कि कृषि क्षेत्र में 10वीं योजना, नहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं जो पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं, बहुत परेशान होते हैं, अब लगता है कि यार अब तो हो जाना चाहिए, है ना। और बस आप उसी स्टेज पे हैं, हो जाएगा, बस थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखिए, है ना। क्योंकि अब जो लोग भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अब आप लोग ऐसा नहीं, बिगनर नहीं रहे। ठीक है, यहाँ पे जो लोग भी 2-4 महीने से 6 महीने से पढ़ रहे हैं वो अब बिगनर नहीं रहे, वो एक अच्छे, एक उनका क्या हो गया, इकोनॉमिक्स पे एक अच्छी पकड़ बन गई, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिए, आगे बढ़िए, सब ठीक होगा। चलिए अगला प्रश्न, कृषि क्षेत्र में 10वीं योजना से प्राप्त 2.5% औसत वार्षिक वृद्धि दर के सापेक्ष 11वीं योजना में इसकी वार्षिक वृद्धि दर कितनी रहे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये जो नाम बदल के आ रहे हैं ना, मैं पहचान नहीं जाऊंगा कौन नाम बदल के आ रहा है। चलिए बताइए, तो क्या उत्तर आ रहा है भाई। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि 11वीं पंचवर्षीय, ये किसकी बात कर रहा है, 10वीं, अच्छा एक सेकेंड रुक जाइए, कृषि क्षेत्र में 10वीं योजना से प्राप्त 2.5% औसत वार्षिक वृद्धि दर के सापेक्ष 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी वार्षिक लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी, अर्थात ये 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में विकास की जो दर रखी गई थी ना, वो 4% रखी गई थी। ठीक है, जबकि जो लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जो लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ये 3.7% होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब कितना होना चाहिए, 4% होना चाहिए। अगला कि भारत में आर्थिक नियोजन वस्तु आधारित न होकर के जनहित आधारित होनी चाहिए, ये तर्क किसने दिया था। ठीक है, चलिए क्या उत्तर होगा भाई। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, ए के सेन बोल रहे हैं क्या सभी लोग। अमर्त्य सेन की बात हो रही है ना, अमर्त्य सेन साहब की बात हो रही है ना। अमर्त्य सेन साहब क्या कहते हैं कि देखिए भैया, आप ये मत देखिए कि आपकी अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन की हो गई, आप ये मत देखिए कि आपकी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी हो गई, आप ये देखिए कि लोगों का कल्याण का स्तर क्या है। भारत में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो रात में सड़कों पे सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं। ठीक है, जैसे बहुत बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि आज के समय में कहाँ पे लोग सड़क पे सोते हैं, लेकिन आप किसी भी महानगर में जाइए और उस महानगर में देखिए, रात में जाइए, सड़क पे निकल जाइए, आपको हजारों की संख्या में उस शहर में लोग सड़क पे सोते हुए दिखाई दे देंगे। ठीक है, तो ये बात पहले किसने कही कि भारत में आर्थिक नियोजन वस्तु आधारित न होनी चाहिए, जनहित आधारित होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात देश को क्या करना चाहिए, लोगों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, ये ना देखना चाहिए कि हमको अपनी अर्थव्यवस्था को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाना है। अगला, प्राथमिक क्षेत्र ऋण किससे संबंधित है। अब देखिए, अगर जो कॉन्सेप्ट आपको पता है तो कितना बच्चों वाला प्रश्न है, बच्चों वाला, छोटे से बच्चों वाला प्रश्न।
छोटा सा बच्चा बता देगा। प्राथमिक क्षेत्र ऋण किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, बताइए मुझे पहले आप, क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र ऋण का मतलब ये होता है कि छोटे उद्योग, कृषि आदि को ऋण दिए जा रहा हो। तो दोस्तों, आप एक बात पढ़ते होंगे ना बार बार कि 1969 में क्या होता है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। इस 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों होता है? क्योंकि जो ऋण था ना, मतलब जो ऋण का प्रवाह था वो प्राथमिक क्षेत्र की तरफ ढकेलना था। ठीक है, अर्थात 1969 से पहले जो बैंक थे वो एकाधिकार प्रवृत्ति के लिए काम कर रहे थे। वो निजी निजी वो निजी व्यक्ति के जैसे काम कर रहे थे, या निजी सेक्टर के जैसे वो काम कर रहे थे। अर्थात वो अपने अपने लाभ को अधिकतम करना चाहते थे। उनको समाज के कल्याण को बढ़ाने से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो कृषकों को ऋण देते नहीं थे, वो औद्योगिक क्षेत्र को ऋण देते थे, वो पूंजीपतियों को ऋण देते थे। तो सरकार ने कहा कि लाओ भैया, इनका क्या कर दिया जाए, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। जब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो इस पे नियंत्रण किसका हो गया, आरबीआई का हो गया। और जब आरबीआई का नियंत्रण हो गया तो अब इनकी मजबूरी हो गई कि प्राइमरी सेक्टर में ये क्या करेंगे, ऋण देंगे। कुल ऋण का लगभग 40%। अगला, कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत हुई? राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब होती है? ये तो सभी लोग बता देंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना में कब होती है? 2005 में। 2005 का वो समय था। ठीक है, 2005 का वो समय था। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सभी कंटेंट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक रणनीति के तहत आपको सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं। मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूँ कि आप इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, और कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी। इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं, और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। इनके इस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा। आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, ताकि टेस्ट दीजिए, इस बात को समझिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, उस गलती को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो सके और एग्जामिनेशन में कम से कम गलती हो या ना गलती हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ आपको करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। अर्थात सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार कोर्स को परचेज करते हैं तो वर्तमान परीक्षा के लिए पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी आपको ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। अलग से आपको फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सारे बैच अवेलेबल हैं, और सभी बैच अलग अलग हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिल्कुल अभी नया बैच प्रारंभ हुआ है। यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड जेट, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सारे बैच उपलब्ध हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।